जुड़ चुके हैं अरुण। किस तरह की तैयारियां भी देखी जा रही हैं? पार्टियों के बीच में उपचुनाव होने हैं 2 सीटों पर। जी सर, उत्तराखंड की दो विधानसभा सीटों पर यानी कि मंगलौर विधानसभा सीट और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। जी। 10 जुलाई को मतदान होगा और 13 जुलाई को मतगणना होगी। ऐसे में नामांकन की प्रक्रिया जो है वो भी चल रही है और 21 तारीख जो है नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है। और ऐसे में जो है अब नामांकन की प्रक्रिया वो चल रही है। बात भारतीय जनता पार्टी की हो तो भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है चुनाव को लेकर उपचुनाव को लेकर एक्टिव मोड में नजर आ रही है। लगातार बैठकें भी अब का दौर शुरू होना हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी ने दोनों ही विधानसभा सीटों से अपने प्रत्याशी जो है मैदान में उतार दिया। मंगलौर विधानसभा सीट से पूर्व हम्म। मंत्री करतार सिंह भड़ाना को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है, तो वहीं बद्रीनाथ विधानसभा सीट से पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। लेकिन अगर बात कांग्रेस पार्टी की जाए तो कांग्रेस पार्टी में जो है अभी भी देरी देखने को मिल रही है। जिस तरीके से हर बार देखने को मिलता है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो या फिर अब उपचुनाव, लगातार जो है देरी कांग्रेस पार्टी में देखने को मिलती है और लगातार लेट लतीफी कांग्रेस पार्टी तमाम चीज़ों में करती है। पर्यवेक्षकों का जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी के बाद ही जो है तैनात किए गए। उसके बाद अब प्रत्याशियों के चयन को लेकर हो तो वो भी उसमें भी अब लेट लतीफी हो रही है और भारतीय कांग्रेस पार्टी लगातार जो है कसमकस की स्थिति में रहती है। लेकिन ऐसे में जो है भारतीय जनता हम्म। पार्टी अब कांग्रेस पर आरोप भी लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी के पास प्रत्याशी नहीं है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी देरी कर रही है प्रत्याशी मैदान में उतारने को लेकर। कि भारतीय जनता पार्टी का ये भी कहना है कि कांग्रेस पार्टी जो है अभी प्रत्याशी ढूंढ रही है कि प्रत्याशी जो है किसे मैदान में उतारा जाए। तो लेकिन वहीं अगर बात की जाए तो अब ऐसे में इस बयान को लेकर दोनों ही दलों के बीच में जुबानी जंग भी तेज हो चुकी है। विपक्ष का कहना है कि जिस दल के पास अपने खुद के कार्यकर्ता ना हो, जिन जो खुद के कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान में नहीं उतार रहा, उससे वो फिर उसे सोचना चाहिए कि डामाडोल स्थिति किसकी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो दोनों ही विधानसभा सीटों पर जो भारतीय जनता पार्टी हम्म। ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, चाहे मंगलौर विधानसभा सीट की बात हो या बद्रीनाथ विधानसभा सीट की, बद्रीनाथ विधानसभा सीट से भी राजेंद्र भंडारी को जो है प्रत्याशी बनाया गया है। और राजेंद्र भंडारी 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव जीते थे। 2024 के लोकसभा हम्म। चुनाव के दरमियान वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए और ऐसे में उन्हें अब टिकट दिया गया है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने बद्रीनाथ सीट पर भी अपने किसी कार्यकर्ता को वहां पर टिकट नहीं दिया। तो ये मंगलौर विधानसभा सीट की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और भी जो है अन्य दावेदार वहां पर माने जा रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मंत्री जो कि हरियाणा में सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं और अन्य दलों से जो है वो बहुजन समाज पार्टी से भी जो है विधायक रह चुके हैं और आरएलडी से भी विधायक रह चुके हैं। तो वो लोकसभा चुनाव के दरमियान वो भी भाजपा में शामिल हुए और उन्हें जो है मंगलौर से टिकट दिया गया है। तो यानी कि जो दोनों ही प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के हैं वो अपने भारतीय जनता पार्टी के कैडर के कार्यकर्ता नहीं है या कैडर के जो है नेता नहीं है। दोनों ही दूसरे दलों के नेता हैं जो कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता हम्म। पार्टी में शामिल हुए और अब दोनों ही सीटों पर जो है उन्हें मैदान में उतारा गया है। तो इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपना जो आरोप विपक्ष पर लगा रही थी उस आरोप में जो है खुद ही वो फंसती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं विपक्ष जो कि कांग्रेस है, कांग्रेस को लेकर भी हालांकि ये बिल्कुल सत्य है कि कांग्रेस हर चीज में जो है लेट लतीफी देखने को मिलती है कांग्रेस में, और यही नतीजा है कि अभी तक कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर पाई है। हम्म। भारतीय जनता पार्टी, ये बिल्कुल सत्यता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस से 2 कदम आगे रहती है। कांग्रेस से चाहे प्रत्याशी पहले उतारना हो या पर्यवेक्षकों का तैनात करने हो या अन्य तैयारियां हो या बैठकों का दौर हो, तो समय समय पर भारतीय जनता पार्टी में तमाम चीजें देखने को मिलती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में अभी तक ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। अच्छा अरुण, क्यों, क्या इसके पीछे की वजह भी है कि उत्तराखंड में ये इतना ज़्यादा लेट लतीफ़ी करते हैं? और चाहे वो लोकसभा चुनाव की बात हो या फिर अब विधानसभा के उपचुनाव की बात हो, अभी तक कैंडिडेट्स फाइनल नहीं हो पाए हैं, पर्यवेक्षक नहीं आए हैं और अभी बैठके का दौर शुरू नहीं हुआ है। हालांकि एक तरफ अगर हम देखें तो बीजेपी हो या फिर बसपा हो, दोनों ही पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने दावेदार पेश कर दिए हैं, जिन्होंने अपने प्रत्याशी पेश कर दिए हैं, सामने ले आए हैं। तो ऐसे में क्या माने कि कांग्रेस कब तक ये कैंडिडेट्स पर फाइनल कर सकती है? जी सर, देखिए कांग्रेस की अगर लेट लतीफ़ी के रीज़न देखे जाए तो कांग्रेस के कई रीज़न है। जैसे हुँ। कि देखा जाता है कि कांग्रेस पार्टी के जो
कैंडिडेट हैं या कांग्रेस पार्टी जिसे लड़ाना चाहती है, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भी देखा गया, जो तमाम बड़े नेता थे उन कहा जा रहा था कि वो चुनाव में उतरेंगे, लेकिन बाद में उन्हें जो है वो मना करने लग गए। तो ऐसे में ये भी तमाम चीज़ें कांग्रेस पार्टी में चल रही है, जिस तरीके से उनके बड़े नेता जो है जो जिन्हें पार्टी लड़ाना चाहती है वो चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। तो ऐसे में हालांकि जो मंगलौर विधानसभा सीट की बात हो तो वहाँ पर से लगभग लगभग कांग्रेस के जो है प्रत्याशी फाइनल ही हैं, लेकिन बद्रीनाथ विधानसभा सीट को लेकर 9 दावेदार कांग्रेस पार्टी की तरफ से है। तो उनमें से ही जो है पूरा राय मशवरा हो रहा है, पूरा चिंतन मंथन हो रहा है, और ऐसे में माना जा रहा है कि जल्दी कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशियों की जो है वो घोषणा कर देगी। तो ऐसे में कई कारण है, कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से लगातार लेत लतीफ़ी करती है, ऐसे में बसपा भी इस बार कांग्रेस से आगे निकल चुकी है प्रत्याशी मैदान में उतारने में। बसपा ने भी मंगलौर विधानसभा सीट से दिवंगत विधायक सरवत करीम अंसारी के बेटे उबैदुर रहमान अंसारी को जो है मैदान में उतारा है। तो लेकिन ऐसे में कांग्रेस पार्टी लगातार जो है ये कहा जा रहा था कि कल भी जो है प्रत्याशी अपने उतारने की बात की जा रही थी कि देर शाम तक जो है अपने प्रत्याशी मैदान में उतार देगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। हालांकि जो पैनल है वह है वो बनाकर केंद्र को भेज दिया गया है और केंद्र की मुहर लगना बाकी है, और हो सकता है कि ऐसे में आज या कल में जो है कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशियों की घोषणा इन दोनों ही विधानसभा सीटों पर कर दे। बिल्कुल अरुण सैनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। गंगा दशहरे के पर्व पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु हरिद्वार में पहुंच रहे हैं, और ऐसे में हरिद्वार में आज भारी भीड़ भी देखी जा रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों से भक्त हरिद्वार में पहुंचे हुए हैं, और ऐसे में सुरक्षा को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। इस बार जो गंगा दशहरा है वो 16 जून 2024 दिन रविवार को पड़ रहा है। ऐसा कहा जाता है कि भगवती गंगा का आज के दिन अवतरण हुआ था, और ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे 10 प्रकार के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, 3 प्रकार के कायिक, 4 प्रकार के वाचिक और 3 प्रकार के मानसिक जो पाप हैं, जो व्यक्ति गंगा दशहरे के दिन गंगा में स्नान करता है, दान इत्यादि करता है, उस व्यक्तियों के इस प्रकार के 10 प्रकार के पाप का ह्रास हो जाता है। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, किस तरह की तस्वीरें भी देखी जा रही हैं इन दिनों, और ऐसे में क्योंकि आस्था की डुबकी लगाने के लिए अलग अलग राज्यों से लोग पहुंच रहे हैं हरिद्वार में। बिल्कुल, देखिए आज गंगा दशहरा है। मान्यता है कि आज ही के दिन जो गंगा अवतरण था वो तुलसी पर हुआ, तो आज की मान्यता होती है कि आज के दिन जो लोग हर की पौड़ी पर पहुंचकर दान पुण्य करते, गंगा स्नान करते, उनके तमाम जो पाप होते हैं उनको पापों की मुक्ति मिल जाती है। और हमने देखे कि विशाल लगातार ही वीकेंड भी, और वीकेंड की जो भीड़ थी वो भी गंगा स्नान में शामिल हो गई, और यहाँ पे चारधाम यात्रा भी चल रही है। चारधाम यात्रा को लेकर भी खासा उत्साह श्रद्धालुओं में देखा जा रहा, तो काफी भीड़ भाड़ आज हम सुबह से देख रहे हैं। हमने देखे कि देर रात शनिवार से ही जो तमाम होटल धर्मशालाएं थी वो यहाँ पे पैक हो गई थी। हालांकि सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन भी कई दिन पहले से गंगा दशहरे स्नान को लेकर यहाँ पे तैयारियों में जुटा हुआ था। पूरे मेला क्षेत्र को 9 जोन और 13 सेक्टर में यहाँ पे विभाजित किया गया है। तमाम जो मेला क्षेत्र है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे और यहाँ पे तमाम घाटों पर पुलिस का पहरा है। खासतौर से हमने देखे विशाल की जो महिलाएं घाट है वहाँ पे महिला पुलिस कर्मियों को लगाया गया है, क्योंकि हमने देखा कि अक्सर यहाँ पे महिलाओं को वस्त्र चेंज करने को लेकर कई तरह की दिक्कत परेशानी आती है, तो उसको लेकर भी यहाँ पे व्यवस्थाओं को बढ़ाया गया है। कई बार विशाल अक्सर देखने के लिए आते हैं कि जब गंगा घाटों पर श्रद्धालु स्नान करते हैं तो उनके साथ में कई बार हादसे हो जाते हैं, डूबने जैसी स्थिति सामने आती है, तो उसको लेकर जल पुलिस को यहाँ पे तैनात किया गया है। कुल मिला के कहा जा सकता है कि यहाँ पे तमाम जो पुलिस के जो इंतजाम है वो काफी अच्छे। हालांकि कहीं न कहीं जिस तरीके से चारधाम यात्रा को लेकर, वीकेंड को लेकर, गंगा स्नान को लेकर काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचे, तो कहीं न कहीं कुछ व्यवस्थाओं में थोड़ा सा चूक जरूर हो जाती है प्रशासन से भी, क्योंकि बड़ी चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं लोगों को कंट्रोल कर पाना। हालांकि हल्की थोड़ी से लेके तमाम जो अन्य घाट है वहाँ पे लोगों से जो तमाम जो घाट है कचाकच है। बिल्कुल आप ठीक पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं हल्की पौड़ी से एक अन्य घाट पे आया था। यहाँ देखा जा सकता है कि तमाम जो श्रद्धालु सुबह 4 बजे से लेकर अब तक यहाँ पे गंगा स्नान किया जा रहा है। जी अच्छा, प्रशासन क्या कुछ अपील करता हुआ नजर आ रहा है श्रद्धालुओं से, क्योंकि इन दिनों देखा भी जा रहा है कि बड़ी संख्या में हरिद्वार में पर्यटक मौजूद हैं।
बिल्कुल देखिए तमाम लाउड स्पीकर के माध्यम से पुलिस प्रशासन के माध्यम से लोगों से ये अपील की जा रही है कि सबसे पहले लोग अपना जो साथ में बच्चे लेके आते हैं प्रयोजन होते हैं एक दूसरे का ध्यान रखो। यदि किसी के साथ में कोई सामान खो जाता है या किसी का प्रयोजन बिछड़ जाता है तो उसके लिए यहाँ पे खोया पाया केंद्र बनाया गया है। और साथ ही साथ लाउड स्पीकर के माध्यम से श्रद्धालुओं से ये अपील की जा रही है कि गंगा में केवल आस्था की 3 डुबकी लगाओ। विशाल यहाँ पे 3 डुबकी से केवल इतना सा मतलब है क्योंकि भारी संख्या में भीड़ होगी पौड़ी पर पहुंचते हो यहाँ पे तमाम जो श्रद्धालु होते हैं उनकी इच्छा होती है कि वो ब्रह्मकुंड घाट पे आके स्नान करें। लेकिन जब ऐसे में जो श्रद्धालु होते हैं अधिक समय तक स्नान करते हैं तो जो अन्य श्रद्धालु होते हैं उनको स्नान करने का अवसर नहीं मिल पाते। तो इसलिए प्रशासन लगातार श्रद्धालुओं से अपील कर रहा है कि केवल आज तक 3 डुबकी लगाकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो। जी तो अभी मनोज अगर बात की जाए तो कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं हरिद्वार में? बिल्कुल देखिए सुबह से हम देखें कि 4 बजे से लेकर तमाम जो श्रद्धालु थे वो गंगा स्नान यहाँ पे करने लगे थे और यहाँ पे अभी तक करीब 3 से 4 लाख लोगों ने गंगा स्नान किया और लगातार ही ये संख्या बढ़ती जा रही है क्योंकि यहाँ पे हमने देखे कि यूपी, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब अन्य राज्यों से तमाम जो श्रद्धालु है वो शनिवार की देर रात ही हरिद्वार पहुंचने लगे। तो तमाम हरिद्वार के जो होटल है, धर्मशालाएं हैं और यहाँ पे वैन बसे हैं वो पूरी तरीके से पैक हो गए थे। हालांकि प्रशासन के द्वारा तमाम जो व्यापारी है और जो होटल है उनसे भी अपील की गई थी कि किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। खासतौर से हमने देखा कि ऐसे में जाम की स्थिति हो जाती है विशाल। तो जाम को लेकर भी जो ट्रैफिक पुलिस बल है वो सुबह से ही सड़कों पर लगा हुआ है और किसी तरह की दिक्कत परेशानी श्रद्धालु को ना हो तो उसको लेकर भी यहाँ पे जो हरिद्वार के एसएसपी प्रवीरेंद्र सिंह डोभाल वो समय समय पर घाटों पर और तमाम जो मुख्य चौक चौराहे उन पे जाके गश्त भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। पौड़ी से बड़ी खबर मिल रही है जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। सतपुली के पास ये कुल्हाड़ मोड़ पर बड़ा हादसा हुआ। 150 मीटर गहरी खाई में वाहन गिर गया और हादसे में ये वाहन गिरा है जैसे में, और वाहन में 9 लोग सवार बताए जा रहे हैं। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू भी करना शुरू कर दिया है और घायलों को अस्पताल में पहुंचाना शुरू कर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर एक बड़ा हादसा हो गया है और ऐसे में एक वाहन जो है वो 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरा और 9 लोग इस वाहन में सवार बताए जा रहे हैं। हालांकि एसडीआरएफ मौके पर पहुंची है और ऐसे में घायलों का रेस्क्यू कर उन्हें अस्पताल में पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। तो आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर है पौड़ी जिले से, और एक वाहन 150 मीटर गहरी खाई में गिर गया जिसमें 9 लोग सवार थे और सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम पहुंची है, रेस्क्यू किया गया है और लोगों को निकाला गया। काफ़ी घायल भी बताए जा रहे हैं लोग और ऐसे में उनको अस्पताल में भेजा गया है। अब आगे अस्पताल में उनका इलाज जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पौड़ी से मिल रही है ये बड़ी खबर। हरिद्वार लोकसभा सीट से जीत दर्ज करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत अब अन्य विधानसभाओं का रुख कर रहे हैं। ऐसे में वो विधानसभाओं में उनका स्वागत भी किया जा रहा है। वहीं लक्सर पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने त्रिवेंद्र सिंह रावत का जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान लोगों ने उनके सामने लक्सर क्षेत्र के अवैध खनन और ट्रेनों के स्टॉपेज को लेकर आ रही परेशानी भी रखी। परेशानियों का संज्ञान लेते हुए सांसद ने लोगों को जल्द समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दिया है। यहाँ पर कुछ किसान मेरे पास आए थे और उन्होंने अपनी समस्याएं बताई थी। इसलिए मैंने कहा कि कोई भी किसान अगर किसी को इस ढंग से अवैध रूप से उनके साथ या गलत उनके साथ व्यवहार हो रहा है तो हमारे जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से वो मेरे पास आएंगे तो हम उसका समाधान ढूंढेंगे। अन्याय नहीं होने दिया जाएगा किसके साथ। अब कांग्रेस का क्या कहना है उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हमारे दोनों प्रत्याशियों को हम जिताने के लिए चुनाव। और गढ़वाल लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करने के बाद अनिल बलूनी पहली बार कोटद्वार पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत भी किया है। इस दौरान अनिल बलूनी के साथ विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भी मौजूद रही। सांसद अनिल बलूनी ने कोटद्वार की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि जो वादे कोटद्वार की जनता से किए गए हैं वो सब पूरे होंगे। राजा भरत की जन्मस्थली कृण्वाश्रम को राष्ट्रीय स्मारक बनाने के साथ ही जो भी मेगा प्रोजेक्ट है उनको गढ़वाल में लाया जाएगा। केंद्र विद्यालय की भी हमने बात की। हमको जो आगे की हमारी रणनीति है हमने उसके हिसाब से पहले से तैयारी कर रखी है।
हमने सोच रखा जो वादे हमने किए हैं वो वादों को कैसे पूरा करना है। जो वादे हैं वो चुनावी वादे नहीं हैं, वो वादे हमारा संकल्प है। और आने वाले जगह में मैं सब जगह जा रहा हूँ, मैं सबको कह के आ रहा हूँ कि जो वादे किए थे उनको पूरा करना है। उनको पूरा करने की तैयारी भी शुरू कर दी है, पूरी टीम इसके लिए काम करने लग गई है। जो वादे किए उनको पूरा भी करेंगे और निश्चित मान के चले इस गढ़वाल को देश की अग्रणी लोकसभा बनाने का जो हमारा लक्ष्य है उसको पूरा। बद्रीनाथ विधानसभा में 10 जुलाई को उपचुनाव होने हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। ऐसे में उपचुनाव में पूर्व बीजेपी ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष वीरेंद्र पाल भंडारी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिसकी सूचना उन्होंने पोखरी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया है कि वो कई साल से पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी दावेदारी को कोई भी तवज्जो नहीं दी गई है, इसलिए अब वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उपचुनाव लड़ रहे हैं। अगर बंद भी कर ले, लेकिन अपना एक रोशनदान खुला होना चाहिए। मैंने भारतीय जनता पार्टी से हमने भी मांग करी थी कि भाई अल्प समय के लिए अल्प समय व्यक्ति को भी मौका दीजिए। मुझे अपनी पीड़ा नहीं है कि मुझे टिकट क्यों नहीं मिला। दूसरा विषय बनता है कि जो कार्यकर्ता लंबे समय से पार्टी के लिए समर्पित भावना से काम कर रहे हैं, अगर उनमें से किसी व्यक्ति को भी पार्टी अगर टिकट देती तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ने की मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आज वर्तमान परिस्थितियों में ऐसे व्यक्ति को भाजपा प्रत्याशी बनाकर लाई है जिन्होंने हमेशा भाजपा के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न करा है। भाजपा के कार्यकर्ताओं को चिन्हित किया गया, उनका शारीरिक बौद्धिक आर्थिक रूप से उनका उत्पीड़न किया गया है। तो इस प्रकार के प्रत्याशी का पार्टी में आना हम इसे स्वीकार नहीं करता, इसलिए मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ूंगा। चमोली में फूलों की घाटी को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है और ऐसे में रंग बिरंगे फूल अब लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। और चमोली स्थित विश्व प्राकृतिक धरोहर फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क में इन दिनों रंग बिरंगे दुर्लभ अल्पाइन उच्च हिमालय पुष्पों की महक बिखरी हुई है। खुशनुमा मौसम के बीच आजकल पूरी इस घाटी सफेद केसरिया रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। तो वहीं जैव विविधता और दुर्लभ वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध ये फूलों की घाटी पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों से गुलजार है। पार्क के वन दरोगा जयप्रकाश ने बताया है कि 14 दिनों में अब तक 1583 भारतीय पर्यटक और 12 विदेशी पर्यटक भी पहुंचे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।